नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं और दूसरी तरफ सरकार आंदोलन से निपटने में व्यस्त है। इसी बीच किसानों के दिल्ली कूच ने सरकार की नींद उड़ा दी, तो सरकार भी दिल्ली कूच को कुचलने के लिए सरकार अब किसान नेताओं की गिरफ्तारियां कर रही है ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना जा पाए। किसान यूनियन अपनी जिद पर अड़ी है और सरकार लाठी लिए खड़ी है और जनता के लिए समस्या बहुत बड़ी है। अगर आपको दिल्ली से हरियाणा पंजाब की तरफ जाना है या फिर हरियाणा पंजाब से दिल्ली की तरफ आना है तो 26 और 27 नवंबर को अपना कार्यक्रम ना बनाएं, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आएँ, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें, इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहाँ भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। तो देखिए, इससे पहले सरकार की सख्ती पिपली में भी देखी जा चुकी है और इस बार तो प्रदेश के मुखिया खुद सामने आकर कह रहे हैं कि किसान हमारी अपील मानेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब किसान यूनियंस का क्या मूड है, ये भी आपको सुनाते हैं। उससे घबरा के सरकार ने जिस रूप से रात के अंधेरे में, रात को करीब 1:45 बजे किसान नेताओं के घरों में छापे मारने की जो शुरुआत करी, और किसान ने उस खेती बचाओ के नेता, जिला पार्षद सम्मानित जो व्यक्ति हमारे रामचंद्र सनाड़, रात को 1:45 बजे उनके घर के अंदर छापेमारी की गई और उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से लगातार हरियाणा के अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें करीब 12-13 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सुबह 4 बजे सो रहा था जब अचानक पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया और जब मैं उठा तो देखा पुलिस के 10-12 आदमी मेरे गेट पर खड़े थे और 2 गाड़ियाँ में भरकर आए थे। और मुझे अचानक उन्होंने, यूँ कह सकता हूँ, तो पूछ लिया और मेरे घर वाले विरोध करने लगे। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि SHO साहब ने बुलाया है और आधे घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ आसार ऐसे दिख रहे हैं कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक अपील खबर फास्ट भी आपसे कर रहा है कि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए और इसी जिम्मेदारी के साथ ही कोई भी आंदोलन किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में विपक्ष भी कूद पड़ा है और विपक्ष की तरफ से क्या बयान, क्या रिएक्शन सामने आया है, वो भी सुनिए। शर्म की बात है कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार आज छोटू राम जी की जन्म जयंती पर उन सारे किसान भाइयों, उन सारी किसान यूनियन के नेताओं जो 3 काले कानूनों का विरोध करने दिल्ली कूच करने वाले हैं, उनकी धरपकड़ शुरू कर रखी है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, तानाशाही का माहौल है। 3 कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन को किसी भी तरह से रोकने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन किसान भी अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। विपक्ष भी राजनीतिक फुटेज लेने की तैयारी में घात लगाए बैठा है। इस पूरी कहानी में किसान अपने आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाते हैं तो ये कामयाबी होगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब आज की इस बहस से निकल सके।
पहला सवाल किसान संगठनों से है कि कोरोना के इस काल में जब कोरोना की लहर फिर से चल पड़ी है, इस तरह के आंदोलन का औचित्य क्या है और जरूरत क्या है इस आंदोलन की? क्या इससे आगे के लिए अभी टाला नहीं जा सकता था? दूसरा सवाल सरकार से, किसान इस तरह से अपने आंदोलन को इतना बड़ा रूप दे देंगे, क्या सरकार को पहले इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो किसानों से बात करके क्यों उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्यों इस आंदोलन को इतना बड़ा होने दिया कि आज किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हैं और 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी में हैं? क्यों सरकार ने इतनी नौबत आने दी कि किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ रहा है? क्यों शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने पहले किसानों के साथ बातचीत नहीं की? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा होगी। आज बड़ा मुद्दा में कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी खबरफाज की कि इस चर्चा के जरिए इन सवालों के जवाब हम ढूंढ पाए, निकाल पाए इन सवालों के जवाब। तो एक बार फिर से बड़ा मुद्दा में बड़े सवाल आपको दिखा रहे हैं जो आज की इस चर्चा में रहेंगे। क्या स्थिति खराब होने का इंतजार किया जा रहा था? जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तभी सरकारें क्यों जागती हैं? क्यों पहले स्थितियों को काबू में नहीं करती हैं? किसानों का आंदोलन आखिर इतना बड़ा हो जाएगा, किसान इतने उग्र हो जाएंगे इस आंदोलन को लेकर, क्या सरकार को पहले जानकारी नहीं थी? तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ा मुद्दा की और मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता सुखबीर तंवर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और बीकेयू के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम सिंह और खबरफाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख मैं करूंगी, खालिद चहलका। मुझे सबसे पहले ये समझाइए, सरकार की तैयारी को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या मानते हैं कि किसान इतना ज्यादा उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे? क्या सरकार को पहले इस बात का डर नहीं था, पहले नहीं मालूम था? पूजा जी, किसानों को लेकर उग्र शब्द का प्रयोग मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये उनकी एक तरह से मतलब जीवन, हिंदुस्तान के किसानों का, हरियाणा के किसानों का, किसानों से नहीं, इस बहुत सारी जनसंख्या किसानी से प्रभावित है। मतलब बहुत सारे परिवार जो है किसानी पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। किसान अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं, उसको उग्र सरकार बनाना चाह रही है। अगर किसान कहीं अपनी बात कहना चाह रहे, अगर सरकार को इस चीज का डर था, ठीक है, कि इकट्ठे होंगे या कोरोना फैलेगा, ये सारी चीजें उनके जहन में थी, तो ये सारी चीजें बातचीत की प्रक्रिया से सरकार क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि सरकार जो है कि अपने अहंकार में, ये समझ लीजिए कि एक तरह से तानाशाही उसको कहते हैं। हालांकि ये शब्द बहुत पुराना हो गया कि तानाशाही कब से चली आ रही है, लेकिन ये उसी पे डिपेंड करती है। सरकार तानाशाही करना चाहती है, किसानों को रोकना चाहती है कि वो अपनी आवाज नहीं उठाएं। अभी 2 दिन पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम मेवात जिले में रैली करके गए हैं, वहाँ कई हजार लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अपने हक की बात करना चाहता है, किसान अपनी बात रखना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है सरकार को, तो उनके पास सीधा एजेंडा है कि इससे कोरोना होगा। कोरोना की आड़ में किसान की, मजदूर की, सबकी आवाज दबाना सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पार्टी इसका पूरी तरह से, और आज देखिए दिन क्या है, सर छोटू राम जी विश्व प्रसिद्ध किसान नेता, उनके जन्मदिन के अवसर पर आप जो है किसान नेताओं को उठा के जेल में डाल रही है। सरकार की मंशा क्या है? सही मायने में ये है कि जेजेपी जो इस सरकार का समर्थन कर रही है, अपने आप में दम भरती है कि हम बहुत बड़े किसान हितैषी हैं, उनका इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। सीधा सीधा एजेंडा है, धंधे वाले जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, किसान की, मजदूर की, सबकी आवाज को दबाएंगे। ये सरकार का एजेंडा है। लेकिन इस देश में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि आप किसान को दबा सकें। बहुत सरकारें इस देश में देखी हैं, इस प्रदेश में देखी हैं। किसान की आवाज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आवाज है, और उसके आगे किसी सरकार का महसूस, मतलब सरकार को बनाने वाले कौन? किसान। और जब उनको ही दबाएंगे आप,
तो ठीक उसका है चहलका परिणाम जी, क्या होगा, मैं सरकार लौटती इसको हूँ भली आपके भांति पास, जानती है। लौटती हूँ आपके पास। एक बार श्याम सिंह जी से जान लेते हैं कि किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। श्याम सिंह जी, क्या तैयारी है किसानों की दिल्ली कूच करने को लेकर के, और आप क्या मानते हैं, क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, लेकिन आखिर किसानों का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्या आपको लगता है कि सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, इस वजह से क्या आज ये नौबत आ रही है? श्याम सिंह जी। सब देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था -24% पे जा रही है, तो सिर्फ कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हमारे इस देश को जो बचाया है, तो उसी अर्थव्यवस्था को जो सरकार जो मिटाना चाहती है। सबसे पहला सवाल तो मेरा सरकार से यह है कि जो कोरोना काल है उसी को क्यों इसने कानून बनाने के लिए चुना? ये कानून जो है कोरोना काल से पहले भी बनाए जा सकते थे, कोरोना काल टलने के बाद भी बनाए जा सकते थे। सरकार के पास क्या इमरजेंसी थी अगर इस कोरोना काल के अंदर ही वो जो है 3 कृषि कानूनों को लेके आई? मैं तो कहूँगा 3 कृषि कानून तो है ही है, अभी तो 2 कानून इसके अंदर और जुड़ने जा रहे हैं। एक बिजली का जो कानून आ रहा है वो भी किसानों के खिलाफ है। अगर प्राइवेट में बिजली दे दी जाती है तो मैं नहीं समझ पाता कि कोई भी किसान जो अपना ट्यूबवेल का, नलकूप का बिजली का बिल भर पाएगा। और 5वां जो कानून है जो प्रदूषण पे, वायु प्रदूषण के नाम पे हमारे पे थोपा जा रहा है, भी 1 करोड़ उस पर जुर्माना किया जाएगा या 5 साल की सजा जो है की जाएगी। तो देश के 80 से 85% किसानों के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा कर पाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरकार का जो है अहम इसमें टकरा रहा है, और कोई भी सरकार है, भले इनेलो है, भले कांग्रेस है, भले बीजेपी है, सभी का रवैया एक जैसा है। और कोई भी सरकार तब तक जब तक आंदोलन उग्र ना हो तब तक सुनने के लिए तैयार नहीं होती। सन 2018 के अंदर हरिद्वार से और दिल्ली तक किसान क्रांति यात्रा जो निकाली गई, जब तक किसान जो है क्रांति यात्रा लेके दिल्ली तक नहीं पहुंचे कोई भी सरकार जो वार्ता के लिए तैयार नहीं होती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी सरकार जो श्याम सिंह जी, हम इसी सवाल को उठा रहे हैं बार बार कि क्यों ऐसी नौबत आने दी जाती है, क्यों पहले शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान को लेकर के बातचीत क्यों नहीं की जाती। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। सुखबीर तंवर जी, एक सवाल आपसे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 26-27 नवंबर को बॉर्डर सील करने का ऐलान कर दिया है कि वहां पर जो किसानों का प्रदर्शन जिस तरीके से होगा, इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले इस सरकार के इस डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं? पूजा जी, जिस प्रकार से जो फैसला माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार ने लिया है, निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम मैं कहना आज ये चाहूंगा, आज रहबरे आजम किसानों के बहुत बड़े वैश्विक नेता सर छोटू राम जी का जन्म दिवस है और मैं उनके जन्म दिवस पर इस देश के तमाम किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, इसमें तो कोई शक और संदेह नहीं है कि जो 2 कृषि कानून और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन, इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं आवश्यक वस्तु संशोधन की, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई एक भी ऐसा तथ्य नहीं है कि जो ये साबित करे कि ये किसी भी तरीके से आम जनता के हक के लिए। निसंदेह जिस प्रकार से जब हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लागू रहते काला बाजारी को नहीं रोक पाए, फिर अब जब हमने जो सारी सीमाएं हटा दी हैं तो काला बाजारी कैसे रुकेगी? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस राष्ट्र की जो व्यवस्था है, इस राष्ट्र पे जो ये काला कानून थोपा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपकी पहले प्रथम वक्तव्य में एक बात आई कि कोरोना काल का जो विषय आया, निसंदेह जब केंद्र की सरकार ने कोरोना काल में क्यों तो पहले ये अध्यादेश लाए, जबकि उस वक्त ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। ये चोर दरवाजे से काम करना चाहते हैं और इससे दुर्भाग्यपूर्ण पूजा जी कुछ भी नहीं हो सकता कि हमारे लोकसभा में जो हमारा देश जो अभी किसान प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उस पे कोई कानून आता है और उस कानून में लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि प्रश्नकाल
भी नहीं होता है, इससे ज्यादा लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं हो सुखबीर जी, सकता। मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, सब यहाँ पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सुखबीर जी लौटूंगी आपके पास, समय की कमी है, सभी से बात करना जरूरी है। सुखबीर जी लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, सब यहाँ पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार का क्या पक्ष है इसको लेकर के वो भी जनता को दिखाना बहुत जरूरी है। हालांकि सुखबीर जी लौट रही हूँ, सुखबीर जी लौट रही हूँ आपके पास। 1 मिनट का वक्त दीजिए, आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबकी बारी आने दीजिए, सबको एक बार अपना अपना पक्ष रखने दीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम सरकार की तरफ से भी किसी प्रवक्ता को यहाँ पर जोड़ें ताकि वो भी अपना पक्ष रख पाए, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। सीमा गिल जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सीमा जी देखिए, अगर सरकार ने आज 26 और 27 नवंबर को बॉर्डर सील करने का डिसीजन लिया, इसको भी यहाँ पर गलत करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अगर सरकार कुछ इस तरीके का फैसला नहीं लेती है, तब यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं कि किसान जो हैं वो अपना प्रदर्शन करने वाले थे, इस तरीके से सरकार को पहले से पता था, तो क्यों कानून व्यवस्था को लेकर के तैयारी नहीं की गई। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून हमारे अगेंस्ट है, हमारे हित में नहीं है। सीमा जी, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये डिसीजन किस तरीके का है, और किसान जो अपनी बात कह रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये प्रदर्शन आज इस कदर यहां तक पहुंच चुका है, ये नौबत आ गई कि अब जो देश भर के किसान हैं वो दिल्ली कूच करने को मजबूर हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है और इसके परिणाम इतने व्यापक हो सकते हैं, इसलिए हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है। आज बेहतर तो ये होता कि बीजेपी के कोई ना कोई प्रवक्ता या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होता, वो अपनी बात रखता कि सरकार की किस तरह की आगे की जो रणनीति होगी या बीजेपी की किस तरह की रणनीति होगी। क्योंकि जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं और सड़क पर आते हैं किसान, क्योंकि इस देश का एक बहुत बड़ा संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जब सड़क पे उतरने की बात करता है तो ये बड़ी गंभीर विषय है और इस पर हमें बड़ी गंभीरता के साथ बात करना चाहिए। क्योंकि हमने इस हरियाणा में पिछली बार आपने देखा है कि जाट आरक्षण के नाम पर जिस तरह से जब लोग सड़कों पे उतरे थे, तो उसके बाद जिस तरीके की जो हालात पैदा हो गए थे उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो सरकार की तरफ से भी, और मुझे लगता है विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं उन सब की तरफ से ये सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बात तो रखें, क्योंकि बात रखना डेमोक्रेसी में हर किसी का अधिकार है। और अगर हम अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो बड़े संवेदनशील होते हैं, आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं, वो अगर सरकार तक नहीं पहुंचते तो उनका असर नहीं हो पाता। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर आप किसी बात से वाकिफ नहीं, ताल्लुकात नहीं रखते या उसका विरोध करते हैं तो उसको सरकार तक पहुँचाएँ, लेकिन वो तरीका क्या हो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर चिंतन होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज बीजेपी सरकार से कोई नुमाइंदा होता तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको गंभीरता से डिस्कस करते, लेकिन किसी तकनीकी वजह से शायद वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को और तमाम कृषि आंदोलन में जो लोग जुड़ रहे हैं, वहाँ के जो नेता हैं, लीडर हैं या आम आदमी जो भी उनके साथ जुड़ता है, कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन वो बात किस तरीके से रखी जानी चाहिए ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ताकि और सीमा जी, मुझे लगता है कि एक बार इस विषय में हम श्याम सिंह जी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो प्रदेश संगठन मंत्री हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या उनकी तैयारी किस तरीके की रहेगी कि आमजन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहती हूँ पूजा जी, क्योंकि मुझे लगता है कि श्याम सिंह जी इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। क्योंकि होता क्या है कि जब इस तरह के आप सड़क पे उतरते हैं, धरने करते हैं और आपकी संख्या बल जब बहुत बड़ा होता है तो उसके बीच में कुछ बैड एलिमेंट्स कई बार कुछ इस तरह की खुरापात करने की कोशिश करते हैं जिसके परिणाम बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। तो उस तरह की कोई भी किसी भी तरीके से फायदा ना उठा पाए, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है किसान यूनियन के जो नेता हैं, क्योंकि वो सब इन पूरे किसानों को लीड कर रहे हैं, तो उनके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप अपनी बात रखने जा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी तरीके से उसका परिणाम किसी भी तरीके से निराशाजनक ना हो। इस पर उनकी क्या रणनीति, हम ये जानने की जरूर उनसे कोशिश करेंगे। श्याम सिंह जी, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या प्लानिंग है? सभी सांसदों को ज्ञापन दिया, सभी एमएलए को ज्ञापन दिया, सरकार तक हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। आज जब किसान या आम नागरिक कोई भी आंदोलन जो करता है तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर उसको जो रोका जाता है। तो आज सरकार को क्या दिक्कत है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सरकार को क्या दिक्कत है। जब ये कानून हमें चाहिए नहीं, हमारे विरोध में है, किसी भी किसान संगठन ने कानूनों की मांग नहीं की, तो ये कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि कानून जो हमारे हित में बनाए जा रहे हैं, हमारे
फायदे के लिए है, तो सरकार को कोई सरकार का जिम्मेवार नुमाइंदा, देश का कृषि मंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, तो एक मीटिंग बुला के, एक सेमिनार बुला के किसान नेताओं को विश्वास में क्यों नहीं लेता? और जो हमारे भ्रम है मंडी खत्म होने के, हमारा कोर्ट में जाने का अधिकार छीनने का, और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग आ रही है उसमें जो विभिन्न तरह की शर्तें हैं उनका, जितने भी हमारे भ्रम है, जितने भी हमारी दुविधाएं, उनको क्यों नहीं दूर करती सरकार? तो इधर तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कानून व्यवस्था जो बनी रहे और आम जन को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो श्याम सिंह जी, आपके सवाल बेहद वाजिब हैं और मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब भी सरकार का ही कोई नुमाइंदा दे सकता है। हाँ बिल्कुल सरकार, मैं तो कहता हूँ कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि सरकार की वजह से आम जन को क्यों दिक्कत हो रही है, किसानों को क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्यों उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों अपना समय बर्बाद करना पड़ा, क्यों अपने धन और पैसे की जो बर्बादी करनी पड़ रही है, ये सरकार। ठीक है, खालिद चहलका जी, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी। अब सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया 26-27 नवंबर को बॉर्डर सील करने का। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी था। अगर सरकार ये डिसीजन ना लेती तो आप लोगों की तरफ से तब भी सवाल किए जाते कि किसानों के बारे में सरकार को पता था कि प्रदर्शन होगा, तो फिर क्यों पहले तैयारी नहीं की? तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, मैं अभी मनोहर लाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस शब्द का जिक्र किया कि हम सख्ती से निपटेंगे, सख्ती करने वाले हैं। मतलब सरकार पूरी तरह से प्री प्लान है कि किसानों के साथ वो बर्ताव अच्छा नहीं करने जा रही है। अभी श्याम सिंह जी कह रहे थे, नहीं सर, बहुत अच्छी आप शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं, क्योंकि हाँ पूजा जी, श्याम सिंह जी कह रहे थे कि किसान जो है, इस देश की जीडीपी किसान पे, बिल्कुल सहमत है इनसे। लेकिन उन्होंने एक थोड़ी सी बात कही कि कोई भी दल हो, श्याम सिंह जी आप बहुत दिनों से शायद किसान संगठनों की सेवा कर रहे होंगे, किसान के फेवर में या किसान के हक में सच तो ये था कि इसमें इस बहस में कोई सरकार का नुमाइंदा होना चाहिए था, उनका रुख, सरकार का रुख स्पष्ट होना चाहिए था। तो अभी वो कह रहे थे कि सारे दलों ने एक जैसा बिहेवियर किया, लेकिन जो बड़े फैसले इस देश के अंदर किसानों के हित में हुए, जीडीपी को मजबूत करने की कवायद को लेकर जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये जिसका हमने जिक्र किया शुरू में, जो हमने इसका ये जो निर्धारित होता है न्यूनतम मूल्य, इससे लेकर आज तक। खालिद चहलका जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन चाहूंगी आप एक बार ये बता दीजिए कि सरकार को करना क्या चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात एक बार पूरी कर दीजिए, सरकार क्या करे? सरकार को करने के लिए तो किसानों ने रास्ता बताया है, पैसे को गए हैं, एमएलए, एमपी, डीएम सबके पास तो गए हैं। सरकार ने उनकी कहाँ सुनी है? सरकार अगर हमारी लेकिन खालिद साहब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया और अच्छी खासी संख्या के साथ बिठाया हुआ है, आप लोगों ने किसानों की बात को सरकार के सामने रखने के लिए क्या प्रयास किए? क्या आपको लगता है कि आपकी बात भी नहीं सुनी सरकार ने? कितने मौके आए जब सरकार से हमारी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा ने कितनी चिट्ठियां लिख चुकी हैं सरकार को, कितनी बार चिट्ठियां लिखी हैं किसानों के हक में कि किसानों की आवाज सुनिए। हम तो ये कह रहे हैं, अगर इस देश के, इस प्रदेश के किसानों का सहयोग हमको मिला और अगले के 5 साल तक ये सरकार बदली, तो हम ये जो कानून बने हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि इनको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस, इससे ज्यादा भरोसा हम क्या दे सकते हैं इस प्रदेश के किसानों को? चलिए सर, ये तो फिर आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति आप समझिए, 26 और 27 नवंबर को एक बहुत बड़े लेवल पे दिल्ली कूच करने वाले हैं देश के किसान। फिलहाल आप आमजन की बात भी यहाँ पर कीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। सुखबीर जी, आपसे भी मैं यही एक बार रिएक्शन चाहूंगी इस पर। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार क्या करे कि कानून व्यवस्था बनी रहे? क्योंकि पिपली में जिस तरीके से लाठीचार्ज की खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई, बेहद दर्दनाक थी और हर दिल रो रहा था जब किसानों पर लाठीचार्ज की खबरें सामने आई थी तब। लेकिन अब कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसके लिए आपकी तरफ से विपक्ष में होने के नाते सरकार को क्या सलाह है? पूजा जी, जिस प्रकार से जो आज की व्यवस्था है उस पर मुझे 2 पंक्ति याद आती है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जिस प्रकार से ये काला कानून, किसान विरोधी कानून लेके आए हैं, सब समस्त विपक्ष की और राष्ट्र के किसानों की ये मांग है कि पूंजीपतियों के पोषक इस कानून को तुरंत प्रभाव से बदला जाए
और इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी तरीके से ये दोनों किसान विरोधी बिल किसान के हक में नहीं है। और तीसरा तो मैंने बता दिया, वो तो है ही सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का पोषक। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इस विषय में जो व्यवस्था है या अव्यवस्था है, देखिए जो कृषि है वो राज्य का विषय है, संविधान में इसका उल्लेख है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए संघीय ढांचे पर जो कुठाराघात किया है और लोकतंत्र पर प्रहार किया है, निसंदेह ये चिंतन का विषय है। आज इस राष्ट्र के किसान को, राष्ट्र का किसान तो इनको जो इनकी औकात है वो बताने वाला है। अब बतौर विपक्ष हमारी सीधी सीधी मांग है, शुरू के दिन से मांग है, सड़क से सदन तक मांग है कि इन तीनों के तीनों काले कानूनों को केंद्र सरकार अविलंब वापस ले। चलिए, यहाँ पर आप लोगों ने भी समझाने की कोशिश की है कि सरकार किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रही है या सरकार की तरफ से क्या तैयारी होनी चाहिए, इस बारे में मुझे क्लियर हालांकि कुछ पता चल नहीं पाया कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली कूच करने को तैयार हैं पूर्ण तरीके से किसान, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार की तैयारी है कि बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और सरकार ने यह हवाला दिया कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष ने क्या कहा वो तमाम चीजें आपने सुनी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच खबर फास्ट की आपसे ये अपील है कि अगर आप हरियाणा से पंजाब या दिल्ली या वहां से हरियाणा की तरफ आ रहे हैं तो 26 और 27 नवंबर को आप जाने से बचिए, क्योंकि किसी भी परेशानी में आप ना पड़े, ये हम भी चाहते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी यही कोशिश कीजिए कि 26 और 27 नवंबर को हरियाणा से पंजाब या दिल्ली जाने से आप बचें। इसी के साथ बड़े मुद्दा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे कुछ देर के लिए, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।